तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कर रहे थे उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे थे, ठीक है। और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन ऑफ प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर होता है और वैसे वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, है ना। चलिए ये हम लोग देख चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे भी बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है वो हम लोग ने देखा था, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी और फिर वेव्स को लेकर के कुछ टर्म्स था, वो सब टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसा था कि ये जैसे लाइन ऑफ प्रोपगेशन है, तो ये एक वेव हुआ, है ना, ये दूसरा वेव हुआ, तीसरा वेव हुआ, इस तरह से था वेव, याद है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो मैक्सिमम अपर पार्ट है ये क्रेस्ट कहलाता है ना। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। क्रेस्ट, ये ट्रफ, ट्रफ एंड ट्रफ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था। एक तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या था, जो लाइन ऑफ प्रोपगेशन से मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ होता है उसे ही हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए मतलब एम्पलीट्यूड, स्मॉल ए, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये भी शायद हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और याद होगा दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हम लोगों ने ये भी बात की हुई थी कि वेवलेंथ जो है उसको मेनली हम लोग नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, है ना, फेम्टोमीटर, ये सब में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये पार्ट भी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग फ्रिक्वेंसी पे भी बात कर रहे थे। फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू से डिनोट करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा यूनिट वगैरह ये सब हम लोग देख चुके थे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है c बाई लैम्डा, ठीक है। तो c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे किसी भी चीज़ के वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं और लाइट के वेलोसिटी को c से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय लैम्डा यानी वेवलेंथ हम लोग जानते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है ना। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसी से हम लोग जो भी निकालना चाहे वो आराम से निकाल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। एक और टर्म जो हम लोगों ने उस दिन नहीं डिस्कस किया था, वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये वेव नंबर हो गया। और वेव नंबर होता क्या है, 1 बाई लैम्डा, ये होता है वेव नंबर, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टर्म्स है। बाकी ये सब का तो मतलब मैं पहले भी बता ही चुका हूँ आपको। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे
उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या। इस थ्योरी में ये कहा गया है, एक्चुअली पहले हम लोग ये समझते थे कि लाइट जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, जैसे कि सीधा सीधा फ्लो करता है और कॉन्टिन्यूस मैनर में फ्लो करता है, ऐसा हम लोग पहले समझते थे। मगर प्लैंक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या लाइट के लिए एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने जो कहा उसको हम लोग पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये जो पहले से था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो उसी को इन्होंने करेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं करता बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है। जैसे छोटे छोटे लाइट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन like light travels in a continuous manner, travels in a discontinuous travels in a डिसकॉन्टिन्यूस मैनर, है ना, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करता है। ये तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का तो रूप है मगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता है, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। These small packets of energy, these small packets of energy are called quantum or फोटोन, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे, जैसे कि ये कहा गया कि लाइट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो डिसकॉन्टिन्यूस छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में वो ट्रैवल करता है, ठीक है। और जैसे उन्होंने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, इस तरह से पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इसे क्वांटम कहा जाता है। सिंगुलर है क्वांटम और प्लूरल हो जाएगा क्वांटा, बहुत सारे हैं तो क्वांटा। और क्वांटम हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो क्वांटम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि कॉस्मिक रेज, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, है ना, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो किसी एक जनरल फॉर्म में हम लोग क्वांटम कह दिए, ठीक है।
और अगर स्पेशली वो लाइट है विजिबल, जो याद होगा विब्ग्योर, तो लाइट उसी को कह रहे हैं। तो वो लाइट अगर होता है तो इसी क्वांटम को हम लोग फोटोन भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है ना। लाइट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो फोटोन कहते हैं, और दूसरे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम। ठीक है, चलिए। तो ये एक बात हो गई। इस थ्योरी के हिसाब से फिर उन्होंने ये कहा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम ना, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम या फिर फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of light। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के। तो इसका जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। इसका जो होगा, किसी का भी, हर एक क्वांटम की बात कर रहे हैं, उसका जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यानी कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं और इक्वल टू डालें तो यहाँ एक कांस्टेंट लिखेंगे, उसी कांस्टेंट को हम लोग h, स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए। और ये स्मॉल h क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल पर सेकेंड नहीं है, ध्यान रखेंगे, जूल सेकेंड है, यानी जूल इनटू सेकेंड ये। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट जब हम निकालेंगे इसका तो h इज इक्वल टू क्या होगा, E बाई फ्रीक्वेंसी न्यू। तो E एनर्जी यानी जूल, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड इन्वर्स ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा ना, तो जूल सेकेंड हो जाएगा। इसलिए h का यूनिट होगा जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो एनर्जी जो है इस थ्योरी के हिसाब से एनर्जी हर एक क्वांटम या फोटोन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है, और हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू आ गया, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, और h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब एक और जो पॉइंट है इस थियरी में, फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, वो ये कहलाता है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, उसमें ये कहा गया कि टोटल एनर्जी जो होगा इस पूरे रेडिएशन का, जो टोटल एनर्जी होगा, दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट क्वांटम, या क्वांटा प्लूरल है, तो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, ये कह सकते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं एक का एनर्जी क्या है, एच न्यू, और ऐसे ऐसे कितने क्वांटम्स हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्वांटम्स हैं। ठीक है,
तो हर एक का एनर्जी एच न्यू है, एन नंबर क्वांटम है, तो एन से इनटू कर देंगे, तो एन से इनटू कर देने पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा, है ना, टोटल एनर्जी उस रेडिएशन का। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation is the integral multiple of energy of each quantum, है ना, हर एक क्वांटम का जो भी एनर्जी होगा उसका n टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल कर देंगे जितना भी क्वांटम होगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू, और यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। ठीक है, इस तरह से, कोई डाउट नहीं। तो ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है यहाँ पे ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, प्लैंक्स क्वांटम थियरी है ये। ठीक, तो मैं एक बार ये कर दूँ इस पूरे थियरी को। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है या लाइट है वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, दूसरा पॉइंट, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी यानी क्वांटम या फोटोन का जो एनर्जी है वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट और द रेडिएशन। ठीक, और उसी से ये रिलेशन आ गया। और फिर है कि जो टोटल एनर्जी होगा रेडिएशन का या लाइट का, दैट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर थी, ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी पे बेस्ड ये सारा था, यही है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन भी होगा एक दो, वो मैं अभी डिस्कस भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका जैसे देख लेते हैं, एक है प्रॉब्लम 2.3। ठीक है, ये इन टेक्स्ट में ही है बॉक्स में 2.3। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द विविध भारती स्टेशन, जैसे रेडियो का एक स्टेशन है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना किलो हर्ज। ठीक है, कहने का मतलब कोई रेडियो स्टेशन है वो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, वो दिया हुआ है 1.368 किलो हर्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। तो वेवलेंथ हम लोगों को निकालना है उस रेडिएशन का, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसका निकालना है हम लोग को वेवलेंथ, सॉरी, तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना है ना। तो वेवलेंथ निकाल लेंगे, और फिर है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू, है ना, किस पार्ट पे ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये जो है आपका वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है हमें, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा c बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी एक सेकेंड,
ये जो है यहाँ पर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर, तो फ्रीक्वेंसी c बाई फ्रीक्वेंसी। तो c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो आपका किलो हर्ट्ज है, 1.368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में करेंगे तो 1000 से इंटू कर देंगे, ऐसा यूनिट लेना होगा ना। ये मीटर पर सेकेंड है और ये किलो हर्ट्ज था, हर्ट्ज होता है ऐसा यूनिट। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा आपको 219.3 इतना इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो 219.3 इतना मीटर को नैनोमीटर कहते हैं, तो ये नैनोमीटर इतना हमारा वेवलेंथ हुआ, ठीक है। और वेवलेंथ का हालांकि जो रेंज होता है वो हम लोग को याद तो नहीं करना है, बट ये जो है आपको ये 219.3 नैनोमीटर ये जो आ रहा है, याद होगा अगर थोड़ा सा कि विबग्योर जो विजिबल था, है ना, विजिबल में विबग्योर, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, इसका रेंज याद होगा हम लोगों ने लिखा था, है ना, 450 700 ऐसे कुछ था ना रेंज। तो वो रेंज जब हम लोग ये करेंगे 400 से आपका था 750 इतना नैनोमीटर था, ठीक है, ये था वेवलेंथ, है ना। तो इस रेंज में था, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये वेवलेंथ निकाला इतना, तो ये दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेवलेंथ, चूँकि रेडियो स्टेशन से भी है, तो ये हमारा किस रेंज में आ जाएगा, रेडियो वेव्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपको 2.4। इसमें देखिए क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। वॉयलेट से रेड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है वेवलेंथ, ठीक है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में बदलना है आपको। वेवलेंथ तो दिया ही हुआ है, वॉयलेट का दिया हुआ है, यहाँ पे वॉयलेट का वेवलेंथ दिया हुआ है इतना नैनोमीटर, ये वेवलेंथ हो गया, ठीक है। रेड का वेवलेंथ दिया हुआ है 750 नैनोमीटर, ये रेंज हो गया। विबग्योर वी और आर इतना नैनोमीटर, ये भी वेवलेंथ दिया हुआ है ना। तो दोनों कलर का वेवलेंथ दिया हुआ है। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज, आपको फ्रीक्वेंसीज में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो रेंज वेवलेंथ है उसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज बना दीजिए इसको। तो वॉयलेट के लिए क्या होगा, वॉयलेट के लिए देखिए फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा, है ना। तो c हमको पता ही है 3 × 10⁸, और लैम्डा ये हो गया लैम्डा 400 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में तो बदलेंगे ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3 × ये आपका क्या आ जाएगा, 3/4 तो है ही, 10⁸ 2 कट गया 10⁻⁶, और ये 9 15, तो ये हो गया 10⁻15, ठीक है। तो इसमें से 2 जीरो ले लेते हैं 100, तो ये 10⁻13 हो जाएगा, 13 और 2 15/4, 25 3 जा 75, तो 75 × 10⁻13 हर्ट्ज, सही है। ये वॉयलेट के लिए आया, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग रेड के लिए भी कर सकते हैं, रेड लाइट के लिए। तो इस केस में जब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला c बाई लैम्डा, तो c बाई लैम्डा हो गया, ठीक है। तो c
c क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे रेड के लिए क्या दिया हुआ है 750 नैनोमीटर, यानी कि इतना, और ये आपका मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड यानी ऐसा यूनिट फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी कर लेंगे 3/75 इंटू 1010 कट गया 10⁻7 और 9, 7 और 9 16 हो गया। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं 3/75 और इसको 110⁻14 रख लेते हैं। 25 3 जा 75, 25 4 जा 3 3 कैंसिल, तो 4 इंटू 10⁻14 इतना हर्ट्ज आ गया। यहाँ पे इतना हर्ट्ज है। ठीक है, इसको अगर हम ये कर लें तो ऐसे भी कर सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻14, तो देख रहे हैं ये आपका 2 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज हम लोग लिख सकते हैं, अगर वेवलेंथ का ये रेंज है तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ से यहाँ तक रेंज हो गया, है ना। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वॉयलेट से रेड, वॉयलेट और रेड। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी निकला वो क्या, वॉयलेट ये है तो 7.5 इंटू 10⁻14 से 4 इंटू 10⁻14 इतना, ये हमारा ये। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और चेक कर लेते हैं। एक और आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 2.5, इसमें है कैलकुलेट वेव नंबर। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है ज़रा ध्यान देंगे। ए लिखा हुआ है वेव नंबर, ठीक है, कैलकुलेट वेव नंबर। बी है फ्रीक्वेंसी, ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालना है येलो का, और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, है ना। तो चलिए, वेवलेंथ जो दिया हुआ है इस केस में, तो इतना एंगस्ट्रम जो लिखा हुआ है 58 इंटू, इसको ऐसे कर दो, फाइव 5800 एंगस्ट्रम को ऐसा यूनिट में करेंगे तो 10⁻10 मीटर होता है ना। तो वेव नंबर को अभी हम लोगों ने देखा था कैसे डिनोट करते हैं। वेव नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है 1 बाई वेवलेंथ, 1 बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर लेंगे 5800 10⁻10 ये आया। ठीक है, तो ये 2 0 ये, तो 10⁻8, तो 1/5 1/58, और ये 10⁻8 ऊपर गया 10⁻8। ठीक है, ये आ रहा है ना। तो इसी को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये पार्ट, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 1.724। 2 0 इधर कर लीजिए, 100 को डिवाइड कर दीजिए 58 से, तो अप्रॉक्स इतना आएगा इंटू 10⁻6। ठीक है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये मीटर है यहाँ पे, तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर इन्वर्स, तो इतना मीटर इन्वर्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से और दूसरा एक तो ये हो गया ए, फिर बी क्या है, बी में हम लोग को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई लैम्डा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, उधर पढ़ भी चुके हैं, c बाई लैम्डा। तो c क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी किया हुआ है यहाँ पे, 5800 × 10⁻⁻10 है ना। तो ये 2 0 ये कट गया तो 6 हो गया, 10⁻6 और ये ऊपर तो 16 हो गया। तो ये आपका आ रहा है 3/58 × 10⁻16। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे वैसे ही लेकर के। तो ये आपको ये 2 0 इधर ले लीजिए तो 300 को 58 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ 10⁻14 तो 5.172 10⁻14 और फ्रीक्वेंसी है तो सेकेंड इनवर्स या फिर इतना हर्ट्ज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस था जो वहाँ पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं या फिर जो लाइट है उसका दो नेचर होता है। ठीक है, दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर, ऐसा प्रूफ किया गया है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। बहुत पहले ये समझा गया कि लाइट में सिर्फ वेव नेचर ही प्रेजेंट है, यानी कि पार्टिकल नेचर नहीं है। बट लेटर ऑन ये प्रूफ भी किया गया। तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि देखिए ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर का भी होता है और रेडिएशन का भी होता है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, मैटर का भी होता है, मैटर का भी ड्वेल नेचर होता है, रेडिएशन का भी ड्वेल नेचर होता है। अभी हम लोग रेडिएशन पे बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस have the electromagnetic radiations have the characteristics of wave nature as well as of particle nature। ठीक है, मतलब जो रेडिएशंस होते हैं उनमें वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर उसमें प्रेजेंट होता है। पहले माना जाता था कि सिर्फ वेव नेचर है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है, वेव नेचर को, है ना। जैसे फेनोमेना में जैसे कि एक डायफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन, ये वेव नेचर सेटिस्फाई करता है रेडिएशन का। एक और फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सब जो फेनोमेना है ये रेडिएशन के वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लेकिन कुछ फेनोमेना लाइट का ऐसा भी है जो वेव नेचर के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है ना। कहने का क्या मतलब हुआ कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, वो कुछ फेनोमेना ऐसा भी शो करता है जो हम लाइट के सिर्फ वेव नेचर को अगर कंसिडर करेंगे तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, उसको हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, वैसे कौन कौन से फेनोमेना है, तो वो फेनोमेना जो है आप तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप रेडिएशन में मैटर वाले नेचर को भी समझेंगे या पार्टिकल नेचर को भी समझेंगे, है ना। तो रेडिएशन में कहने का मतलब ये हुआ कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो वेव नेचर भी होता है और
पार्टिकल नेचर या उसी को मैटर नेचर भी कह सकते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये दोनों तरह का गुण उसमें होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तो फेनोमेना होते हैं यानी पद्धति है जो हम लाइट के पार्टिकल नेचर को जब तक कंसिडर नहीं करेंगे, पार्टिकल नेचर को नहीं समझेंगे, अगर हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ वेव नेचर है, तब हम उस फेनोमेना सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें मानना होगा या वो सब जो फेनोमेना है वो तभी हम समझा पाएंगे जब हम लाइट के अंदर वेव मतलब पार्टिकल नेचर को भी रखेंगे, तब ऐसे नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, जैसे आपको हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक और फेनोमेना होता है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर और एक फेनोमेना होता है चेंज इन हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स का जो हीट कैपेसिटी होता है वो चेंज करता है विथ टेम्परेचर, इसका मतलब ये हुआ कि हम टेम्परेचर बदलते हैं तो सॉलिड्स का जो हीट कैपेसिटी होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर को कंसिडर करेंगे। ओके, और एक और प्रॉपर्टी आप हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाद में बात करेंगे इसमें कि स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह मिलता है। ठीक है, तो वो स्पेक्ट्रम वगैरह जो मिलता है वो भी हम इसी के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है, ऑफ एटम्स। बाद में हम लोग बात करेंगे इस पर कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन के रेफरेंस में, तो विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब जो है वो पार्टिकल नेचर जब तक हम लाइट में नहीं कंसिडर करेंगे तब तक उसको हम नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चेंज इन हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड विथ टेम्परेचर एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, ये सब पार्टिकल नेचर जब तक हम लाइट का कंसिडर नहीं करेंगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और ये सब जो प्रॉपर्टी या नेचर है या मतलब ये जो फेनोमेना है इनफैक्ट डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये हम तब समझा पाएंगे जब लाइट के अंदर वेव नेचर को कंसिडर करेंगे, और वो तब समझा पाएंगे जब लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर को कंसिडर करेंगे। समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो समझा है फ़िलहाल वो ये कि रेडिएशन या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दें या लाइट बोल दें, तो उसमें दोनों तरह के गुण होते हैं। ठीक है, वेव वाले गुण यानी तरंग वाले गुण भी होते हैं और पार्टिकल नेचर भी होता है यानी कण वाले भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। दोनों तरह का गुण लाइट जो है वो शो करता है, और दोनों गुण को हम लेके चलते लाइट में, तभी हम ये सब जो फेनोमेना अभी लिख रहा था मैं बोर्ड पे, वो सब को हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक तो ये बात हो गई हमारी। अब जरा सा कुछ फेनोमेना के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग अभी लिख रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट, किसी आयरन रॉड जैसे ले लेते हैं, उसको हम लोग हीट करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा लाल होता है, और हीट करते जाते हैं तो और लाल हो जाता है, फिर और ज़्यादा हीट करते हैं थोड़ा ब्लूइश थोड़ा हो जाता है ना, ब्लू जैसा भी लॉ उसका फ्लेम निकलता है। तो ये जो हॉट रेडिएशंस निकल रहा है वो सब क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट से
जो रेडिएशन बाहर निकलता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का, तो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अब कलर चेंज हो रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं, कलर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ चेंज हो रहा है या फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है ना। अब जो हम कलर देख रहे हैं वो क्या है, वो आपको रेड से ब्लू की तरफ हो रहा है ना। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है ना। हम लोग ने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक, तो जब हम हीट कर रहे हैं उसको तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले रेड हुआ, फिर लास्ट में ब्लू भी हो गया, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी वेवलेंथ घटता जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे एक हम लोग उस ग्राफ को भी देख सकते हैं, वो भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं पहले इसको कुछ इस पे लिख देता हूँ, वो आप ज़रा सही कर लेंगे। ठीक है, लिखिए, देखिए, when solids are heated, they emit radiations, ठीक है, over a wide range of wavelengths, ठीक है, over a wide range of wavelengths, है ना। एग्जाम्पल में जैसे आयरन का रॉड है, ठीक, इसको हम लोग हीट करते हैं। ठीक, तो पहले होता है डल रेड हो जाता है, और हीट करते हैं, ठीक है, रेड हो जाता है, डल रेड से ब्राइट रेड हो जाता है, रेड, ठीक है ना। फिर वाइट भी हो जाता है और फिर ब्लू हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ब्लू जैसा ब्लू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, या फिर अगर बोलेंगे तो वेवलेंथ घट रहा है। सही बात है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आइडियल बॉडी है, ठीक है, द आइडियल बॉडी विच emits and absorbs radiations of all frequencies is called black body and emitted radiations are called black body radiations। ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे ये हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो जो ब्लैक बॉडी हम कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी, जो एक्चुअली में ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, और जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी
रेडिएशंस, ठीक है। और वो जो सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पे आयरन का रॉड लिए थे, तो वो जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। और जो वो रेडिएशन एमिट किया उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, जैसे इंटेंसिटी ले लिए, इस तरफ इंटेंसिटी है और इस तरफ वेवलेंथ है, ठीक है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ है ना। ये जो है वो टेम्परेचर पे एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है। दो टेम्परेचर पे हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ को जब प्लॉट किया तो क्या हम देखते हैं कि ऐसे ग्राफ है और ऐसे ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है वो T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है, और ये जो है वो T2 टेम्परेचर पे है और T2 ग्रेटर है T1 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही देख रहे हैं कि वेवलेंथ अगर घटता है तो इंटेंसिटी देख रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी वो बढ़ रहा है ना, मैक्सिमम पे जाके फिर और वेवलेंथ कम अगर करते हैं तो फिर वो इंटेंसिटी घटने लगता है। और यहाँ पे भी ग्राफ का नेचर आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसे ही है, ठीक है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर क्या हो रहा है, एडिएशन ऑफ जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर पे इंटेंसिटी जो रेडिएशन का है वो इंक्रीज करता है विथ डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो ये इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पे आता है, ठीक है, और फिर डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। वेवलेंथ डिक्रीज़ करने के बाद वो भी डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम एक्सप्लेन तभी कर सकते हैं जब हम इसका यानी लाइट का पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि वेव नेचर में ऐसा नहीं होता। वेव नेचर में इस तरह से घटने से, वेवलेंथ के घटने से ये नहीं घटेगा, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं घटेगा। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको पार्टिकल लाइट में ये समझें कि वो उसमें पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि प्लैंक जो है, प्लैंक सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड दैट atoms and molecules could emit or absorb radiation या energy or absorb energy only in discrete quantities, and not in a continuous manner, है ना। जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें यही चीज़ डिस्कस हुआ था ना कि जो रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक किसका है, पार्टिकल नेचर का, जैसा मैंने कहा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो उससे ये पता चलता है क्लियरली कि ये वेव नेचर कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको देखते हुए प्लैंक ने ये कंक्लूड किया कि कोई एटम या मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो एनर्जी को एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ के रूप में, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स, उस तरह के फॉर्म में जो है वो एनर्जी को इसको एमिट या ये करता है, ठीक है।
तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लेकर के बात थी यहाँ पर, है ना। तो जो हम लोगों ने ये बात की अभी तक कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है ना। तो ब्लैक बॉडी में हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो रेडिएशन एमिट होता है, बाहर निकलता है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वेवलेंथ घटता है। और ग्राफ को जब प्लॉट किया गया तो वहाँ पे हम लोग ने वही देखा कि वेवलेंथ अगर घट रहा है तो इंटेंसिटी बढ़ रहा था, है ना। और मैक्सिमम पे जाने के बाद फिर और फर्दर वेवलेंथ अगर हम घटा रहे थे तो इंटेंसिटी भी घटने लगा था। जबकि वेव नेचर में अगर कोई चीज़ वेव नेचर का है तो वो ग्राफ वैसे नहीं मिलेगा, वो तभी मिलता है जब पार्टिकल नेचर का होता है। तो इसलिए प्लैंक ने वहाँ से ये कंक्लूड किया कि कोई भी एटम होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, वो जो एनर्जी या रेडिएशन कह लें वो एब्जॉर्ब जो करेगा रेडिएशन को या वो एमिट जो करेगा रेडिएशन को, तो वो हमेशा एक डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी में करेगा, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में करेगा, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं करेगा, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में करेगा। और यही चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। वहाँ पे ऑलरेडी प्लैंक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ऑलरेडी ये समझाया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब एक दूसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो मैंने लिखा था उस तरफ, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।